अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और यह है दीपाल L07 2025 मॉडल और ये गाड़ी प्योर ईवी सेडान है जो कि पाकिस्तान में ब्रांड न्यू ऑफर हो रही है। और ये गाड़ी मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है। यस, मोस्टली गाड़ियाँ पाकिस्तान में फ्रंट व्हील होती हैं, सोनाटा N-Line भी फ्रंट व्हील है और उसकी बहुत इमेंस पावर का कोई खास फायदा है नहीं क्योंकि वो गाड़ी व्हील स्पिन बहुत करती है। इस गाड़ी के केस में आप व्हील स्पिन को एंजॉय कर सकते हैं इस पर टेल करके। फिर फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत सारा लोडेड है। रेंज भी इसकी 540 है जो कि अच्छी खासी रेंज है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ब्रांड न्यू है तो इसकी वारंटी भी है और इसको पाकिस्तान में टेंशन फ्री होकर यूज़ कर सकते हैं। लुक्स के लिहाज से भी ये गाड़ी खूबसूरत है और इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसको 3 कंपनीज ने मिलकर बनाया है ये गाड़ी चंगान, फिर इसके चंगान का आगे ब्रांड है दीपाल और इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो सारी हुआवे की है और हुआवे ने यहाँ पे काफ़ी फिट काम किया है। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 1,43 लाख है और ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये ब्रांड न्यू है और ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइसेस हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं। तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ईवी सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से गाड़ी सही हेड टर्नर है हर एंगल से ही, फ्रंट से भी, बैक से भी और इवन साइड से भी। साइड पे इसके रिम काफी बड़े हैं, बैक पे इसकी लुक्स बहुत खूबसूरत हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं और फ्रंट से भी एक गाड़ी काफी जबरदस्त है और इसका डिजाइन भी इटालियन था। बाकी जहाँ तक बात है लुक्स की, तो आपको फर्स्ट ग्लैंस पे कोई मसराटी वगैरह लगेगी बट है ये दीपाल और चाइना की गाड़ी है और अपने प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत लुक्स ऑफर कर रही है। जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स में ये LED स्ट्रिप्स दी गई हैं और इसके अलावा इसकी जो हेडलाइट की ये DRL है और इसके अलावा इसकी DRL का जो एंड वाला पोर्शन है ये पेटल डिजाइन में है, हेडलाइट में भी और टेल लाइट में भी। और इसकी जो असल लाइट है वो यहाँ पे नीचे दी गई है। ये ट्रेंड काफी सारा इन होता जा रहा है गाड़ियों में। नई सोनाटा की हेडलाइट भी नीचे आ रही है बट ये ट्रेंड स्टार्ट BMW ने किया था i7 से। खैर इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी ये विंड टनल्स दी गई हैं जो कि इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती हैं और फ्रंट से गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी ही क्लोज है। इसको कोई खास एयर की जरूरत है नहीं क्योंकि ये ईवी है, अंदर यहाँ पे कुछ खास नहीं है। बाकी इस गाड़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये प्योरली ईवी कार बिल्ड नहीं की गई। ईवी तो ये वाली गाड़ी है लेकिन इसमें एक 1.5 लीटर वाली गाड़ी भी आती है जो कि इसकी बैटरीज को चार्ज करती है और उसको रेंज एक्सटेंडर कहते हैं। मोर ऑफ दैट लेटर। फिलहाल जहाँ तक बात है इस गाड़ी की इस वाले एरिया की तो इसमें रडार आता है, हेडलाइट्स इसकी ऑटोमेटिक है। टेक के लिहाज से गाड़ी बहुत एडवांस है और ऑलमोस्ट टेस्ला के लेवल तक पहुंचाई गई है हुआवे की तरफ से। और अगर आप इस गाड़ी के बम्पर के इस वाले एरिया पे गौर करें जो कि हेडलाइट के नीचे है तो यहाँ पे सेम वही पैटर्न दिया गया है जो कि BMW अपनी गाड़ी में ऑफर करता है। iX में ऐसा डिजाइन आता है BM में फ्रंट पे और उसके अलावा i7 के क्वार्टर ग्लास पे सेम ऐसा ही डिजाइन दिया गया होता है। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक के लिहाज से डिसेंट है। यहाँ पर ये एक पैच दिया गया है, आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या यूज़ है ये बंद थी, मुझे इस पर कोई लाइट या कोई कैमरास नजर नहीं आ रहे। टेस्ला में यहाँ पे कैमरास आते हैं और आई एम नॉट श्योर कि शायद बाहर इस गाड़ी के जो वर्जन आते हों उनमें यहाँ पे कैमरास क्या पता होते हों, पाकिस्तान में नहीं ऑफर किए गए हों। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी जहाँ दोबारा इसके साइड मिरर की तो ये भी फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड हैं इस तरह से कि इसमें कैमरास आते हैं। ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है, इंडिकेटर हैं, ये साइड मिरर हीटेड भी हैं और इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं। फिर ये साइड मिरर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच किया हुआ है बाहर की तरफ और इसके अंदर एक और मोड भी है। टेस्ला में इसको सेंट्री मोड कहते हैं, इसमें इसको ड्राइव रिकॉर्डर का नाम दिया गया है। बाकी इसके अलावा इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये भी मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग हैं। मोस्टली नई कार्स की तरह इसमें भी डोर हैंडल्स बॉडी के साथ फ्लश हो जाते हैं लॉक करने पे। अनलॉक करने पे इस तरह से बाहर आते हैं, मैं डोर को यूँ खोल सकता हूँ नॉर्मली, लॉक करने पे ये अंदर चले जाते हैं इस तरह से और बॉडी के साथ फ्लश हो जाते हैं। तो इसके एरोडायनामिक्स को भी बेहतर बनाते हैं और लुक्स को भी नीट बनाते हैं। लॉक करने पे ये गाड़ी है साउंड क्रिएट करती है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड है। चाइनीज गाड़ी में आपको मोस्टली देखने को मिलती है। अमेरिकन कार्स भी ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं लेकिन तब जब आप चाबी को लेके बाहर निकल जाएं और गाड़ी ऑन ही रह जाए पीछे तब ये साउंड आती है। बट इन गाड़ियों को आप जब भी लॉक करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और जहाँ तक बात है इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी सिविक और सोनाटा के बीच की चीज़ है। इंप्रेशन इसका सिविक से बड़ा है बट ओवरऑल साइज के लिहाज से मेरे ख्याल से सोनाटा से छोटी है। बट इसमें रिम्स 19 इंचेस के आते हैं। 19 इंच का रिम SUV ऑफर करती हैं, प्राडो TXL वगैरह, इवन TX में भी रिम छोटा आता है। और अगर आप LC300 में GR देखें जो कि टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है और 7 करोड़ की गाड़ी है उसमें भी रिम 18 इंच के आते हैं बट इतनी सी गाड़ी में 19 इंच के दिए गए हैं तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है बड़े रिम्स होने की वजह से। ऊपर इस गाड़ी में ये पूरी मून रूफ दी गई है लेकिन ये बंद है, ओपन नहीं होती मोस्टली EVs की तरह।
ऑडी ई-ट्रॉन में, आप टेस्ला में देख लें, सबकी रूफ ग्लास की होती है, लेकिन उसमें कोई कर्टन नहीं आता। सेम गोज फॉर दिस कार। एंट्री और एग्जिट इस गाड़ी में आसान है, आप अपनी हाइट में ही इसमें बैठ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसका इंटेलिजेंट रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दें तो जब भी आप इस गाड़ी को लॉक करेंगे या कोई इसके पास से गुजरेगा या इसको टच करेगा तो ये गाड़ी रिकॉर्डिंग ऑन कर देगी और कुछ सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड करने के बाद वो सेव कर देती है। आप कभी भी उसको व्यू कर सकते हैं और ये मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है। अब ये रिकॉर्डिंग कब कब करती है, आप इसके इंटरवल्स को डिफाइन कर सकते हैं, वो अंदर जाकर मैं कवर करूंगा अभी स्क्रीन पे। बट ये काफ़ी यूजफुल फीचर है। गाड़ी चारों कैमरास को यूज़ करके पीछे का, साइडों के और फ्रंट का एक व्यू भी ले लेती है और पिक्चर्स भी ले लेती है अगर कुछ सस्पिशियस हो रहा हो तो। लेकिन इस गाड़ी के बारे में जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है। यस, 250 हॉर्स पावर और रेयर व्हील ड्राइव। तो मेरे ख्याल से अगर लोगों को इस गाड़ी की समझ आई पाकिस्तान में तो ये गाड़ी बहुत बिकेगी। मार्केट इसके बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है और उसके बिकने की मेन वजह उस गाड़ी की एक तो पावर है और फिर रेयर व्हील ड्राइव होना है। उसको आप सही फेर सकते हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। इस पर भी आप सही टेल वगैरह कर सकते हैं और ये गाड़ी प्राइस पॉइंट के लिहाज से कि बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। खैर, जहाँ दोबारा है इसके रेयर एक्सल की तो यहाँ भी डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं। फ्रेम ये 19 इंचेस की ही है। बाकी बैक पे भी इसमें डिस्क ब्रेक्स आती हैं और डिज़ाइन के लिहाज से ये गाड़ी स्पोर्ट बैक है। स्पोर्ट बैक क्या होती है मैं कवर करूंगा अभी आगे जाके। बट जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये आपके सही पैसे पूरे करेगा। यहाँ पर टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू कर रही हैं और ये बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ डिटेल बड़ा नेक्स्ट लेवल पे है। और इसके अलावा बाकी इसमें फिर एक रेयर फॉग भी आती है फार्मूला 1 स्टाइल की। मोस्टली F1 कार्स में यहाँ पे दी गई होती है लाइट, वरना इन गाड़ियों में रेयर फॉग यहाँ पे दी गई होती है या छोटी मोटी यहाँ पे आती है। बट इसमें इसकी लोकेशन काफ़ी फिट रखी गई है। बाकी गाड़ी फ्रंट और बैक पे पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है और जैसा कि मैंने बताया कि ये स्पोर्ट बैक है तो इसकी डिग्गी जो है ये इस तरह से ओपन होती है। ये विंड स्क्रीन को साथ ही लेके जाती है और इस तरह की ऑडी A5 आती है। अब इसका फ़ायदा यह है कि ट्रंक की जो कैपेसिटी है ये काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। आप सामान ऊपर तक स्टोर कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसके रेयर बेंचेस को फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी को और स्पेशियस भी बना सकते हैं। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे साउंड सिस्टम भी अच्छा दिया गया है। सब वूफर इसकी एक डिग्गी में भी आता है। बाकी इसकी अपनी एक्सेसरीज पड़ी हुई हैं जो कि कंपनी से ही आती हैं। स्पेयर टायर ये गाड़ी यहाँ पे ऑफर नहीं करती क्योंकि ये गाड़ी ईवी है और यहाँ पे इसका बैटरी पैक दिया गया है। फिर टेलगेट पे अगर आपने गौर किया हो तो ये पावर्ड है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और ये किस हाइट तक रेस होगा ये भी आप जाके एडजस्ट कर सकते हैं अंदर स्क्रीन से। बाकी इसके अलावा बैक पे इसमें कोई ऑब्वियसली एग्जॉस्ट नहीं आता। नीचे के पैनल दिया गया है, डिफ्यूजर दिया गया है जो कि प्लास्टिक का है और ये कुछ टाइम बाद फेड हो जाता है। अगर यहाँ पेंट आ जाता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। और बाकी ये सिल्वर स्ट्रिप्स यहाँ पे कंटिन्यू की गई हैं जो कि इसके लुक्स को थोड़ा और बेहतर बना रही हैं। और इंटीरियर भी ये गाड़ी आपके सही पैसे पूरे करती है। हर चीज़ यहाँ पे बड़ी मजे की है। स्पेशली आपका फोकस सबसे पहले जो जाएगा वो है स्क्रीन पे। बट इसमें इतने फीचर्स आते हैं कि इसको मैं अलग से कवर करूंगा। बैठते साथ अगर आपने इसको अपने ऊपर एडजस्ट किया हुआ है तो ये आपकी तरफ टिल्ट कर जाएगी, लेकिन अगर पैसेंजर इसको ना चाहता है तो वो इसको अपनी तरफ भी टिल्ट कर सकता है। चाइनीज इन स्क्रीन के साथ बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। मैंने इससे पहले BYD का रिव्यू किया था, उसकी स्क्रीन पूरी घूम भी जाती है। खैर, जहाँ तक बात है फिलहाल स्टीयरिंग व्हील की तो ये बॉटम कट है और ओवरऑल ग्रिप के लिहाज से, फील के लिहाज से बहुत प्रीमियम है। ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और यहाँ पे अंदर स्टिचिंग अलग कलर की दी गई है जो कि इसके इंटीरियर की बाकी स्टिचिंग के साथ मैच करती है। स्टीयरिंग पे दीपक का साइन दिया गया है और ये भी काफी हद तक टेस्ला से मिलता जुलता है। टेस्ला में टी होता है और उसके आसपास कुछ नहीं होता, इसमें आसपास सब कुछ है और टी वाला एरिया खाली है। तो इंस्पिरेशन यहाँ पे काफी हद तक उससे ली गई है। फिर इसका गेयर सेलेक्टर जो है ये काफी हद तक मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है और इसी से ही आप इसका क्रूज कंट्रोल भी लगा सकते हैं। इंडिकेटर इसके लेफ्ट पे दिए गए हैं, वाइपर कंट्रोल भी इसके यहीं पे है। और जहां तक बात है इस गाड़ी के मीटर की तो ये भी पूरी ही स्क्रीन है। इसको भी आप काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये सब कुछ वही है जो कि मोस्टली गाड़ी में आता है तो इसमें बहुत सारा बात करने का फायदा है नहीं। उससे पीछे इसका हेडअप डिस्प्ले दिया गया है और ये भी काफी बड़ा है। इससे पहले मैंने मर्सिडीज में इतना बड़ा हेडअप डिस्प्ले देखा है, मर्सिडीज C या E क्लास में, उनमें बहुत बड़ा होता है। सेम गोज फॉर दिस कार, बट इसका आई एम नॉट श्योर कि यूज क्या है क्योंकि इसमें जो आपको स्पीड है और क्रूज कंट्रोल की लिमिट है वो छोटी सी ही नजर आ रही है, बाकी सारा एरिया खाली है। आई एम श्योर कि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते होंगे या इसके अपडेट से यहाँ पे चीजें और ऐड हो जाएंगी, बट अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक काफी बड़ी सारी ग्रिल दी गई है जो कि इसका सब वूफर है। डैशबोर्ड की क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। साउंड सिस्टम इसमें सोनी का है तो ये मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त चीज है और इसकी साउंड मैंने पहले टेस्ट की है। वॉल्यूम इसका भी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता, लेकिन जितना है क्वालिटी वाला है। और इसके अलावा बाकी सेंटर में ये आ गई इसकी स्क्रीन के फीचर में डिस्कस करूंगा आगे जाकर, लेकिन सबसे मजे का फीचर जो मुझे लगा है वो है ये म्यूजिक लाइट शो। और इसके लिए मैंने थोड़ी स्लाइड्स कम करवाई हैं और ये रहा इसका लाइट शो। अगर मैं इसको इनेबल करूंगा तो यहाँ पे ये गाड़ी मुझे काफी सही वार्निंग्स देती है। 15 सेकंड का ये काउंटडाउन करती है ताकि आपको टाइम मिले कि आप बाहर जा सकें उतर के। और ये रहा इसका लाइट शो। 3, 2, 1।
तो ये था इसका एक फीचर। बाकी फीचर्स ये है कि इसमें और भी कुछ मोड्स आते हैं, प्राइवेसी मोड, कार वॉश मोड, क्लाइमेट कंट्रोल मोड, नैप मोड, कैंपिंग मोड। कैंपिंग मोड में बेसिकली ये गाड़ी हवा थोड़ी सी सर्कुलेशन चलाए रखती है अंदर और दरवाजा वगैरह लॉक कर देती है ताकि आप इसमें सो सकें। और यहाँ पे ऑडियो विजुअल लिंक का मोड दिया गया है। इसमें बेसिकली आप स्नोवी केबिन में अगर मैं चाहता हूँ तो इस ये जो कार्ट है इसको अगर मैं स्नोमैन के करीब लाऊंगा तो मेरी इलेक्ट्रिक सीट सारा ठंड करेंगी। अगर उसके पीछे ले जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक सीट स्लो हो जाएंगी। फिर इसी तरह इसकी जो टर्बाइन घूम रही है इसको अगर मैं तेज़ घुमाऊंगा तो एयर फ्लो तेज़ हो जाएगा, वेंट्स आपको तेज़ होते हुए फील होंगे। जैसे ही मैं इसको स्लो करूँगा इस तरह से तो अब ये एयर वेंट्स स्लो हो गए हैं। इस मोड में बेसिकली गाड़ी अपने आप को ठंडा करती है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसे ही मोड्स टेस्ला में भी आते हैं और उसमें गेम्स भी आती हैं। बाकी जहाँ तक बात है स्क्रीन की तो ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी है और इस गाड़ी में जितनी भी टेक है ये हुआवे की है। खैर अगर मैं इस पे होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐप्स वगैरह दी गई हैं। ड्राइविंग रिकॉर्डर है जो कि आपके मोमेंट्स रिकॉर्ड करता रहता है। 360 पैनोरामिक व्यू इसका ये रहा जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी क्लियर है। और इसके अलावा बाकी इसमें ड्राइव मोड टोटल 4 आते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट और कस्टम। जहाँ तक बात है इस गाड़ी की क्लाइमेट कंट्रोल की तो क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी 3 जोन ऑफर करती है, 2 जोन फ्रंट के लिए, 1 जोन बैक के लिए। और इसकी फ्लो को भी मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई फिजिकल बटन्स नहीं दिए गए, इनको मैं ऐसे ही घुमाऊंगा और ये चीज़ काफ़ी हद तक टेस्ला से इंस्पायर्ड है। फिर जहाँ तक बात है सीट्स की तो सीट्स इसमें सिर्फ वेंटिलेटेड हैं, हीटेड नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। और बाकी जहाँ तक बात है गाड़ी की तो इसके सारे फीचर्स मैं यहीं से यूज़ कर सकता हूँ। डिग्गी कितनी खुलेगी मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, गाड़ी के मोस्टली फीचर्स यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। कैबिन की सिक्योरिटी, साइड मिरर की एडजस्टमेंट, फोल्डिंग अनफोल्डिंग सब कुछ मैं यहीं से कर सकता हूँ। सीट्स भी इधर से एडजस्ट हो जाएंगी और इसके अलावा इस स्क्रीन को भी मैं काफ़ी हद तक टिल्ट कर सकता हूँ। ये इस गाड़ी की सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन और इसमें अपडेट्स भी आएंगे जो कि आप यहाँ से जाके अपडेट कर सकते हैं इसको। यह आगे इस गाड़ी की चार्जिंग की स्टैट्स और इसकी जो रेंज चाहिए है NEDC के मुताबिक जो कि बेसिकली एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है। आप इसको WLTP भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन WLTP पे इसकी रेंज आपको थोड़ी सी कम शो होती है। मैंने जो बताया आपको इसकी 540 की रेंज वो NEDC पे है और यहाँ पे आपको NEDC शो भी हो रहा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर इसके हेड्स अप डिस्प्ले को भी आप यहाँ से काफी हद तक एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ आता है। फिर बाकी नीचे यहाँ पे इसके एयरमेट्स दिए गए हैं जो कि अगेन काफी हद तक टेस्ला से इंस्पायर्ड हैं क्योंकि ग्रिल्स भी बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सी हैं और इनका एयर फ्लो आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर नीचे इसका ये वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। लेफ्ट पे वायरलेस चार्जर है, राइट पे ये ब्लैंक है। लेफ्ट वाले पैड पे आप जैसे फोन रखेंगे तो फोन चार्ज होना शुरू हो ही जाएगा लेकिन साथ नीचे ये एयर वेंट्स भी ऑन हो जाते हैं ताकि फोन को हीट ना होने दें ये। इसके अलावा फिर बाकी ये कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। सेंटर कंसोल इसका स्प्लिट में ओपन होता है बट इसका सेंटर कंसोल इटसेल्फ जो है ये भी कूल्ड है, तो मेरे ख्याल से फीचर्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। बाकी इसके अलावा सीट भी इस गाड़ी की लुक्स के लिहाज से काफी खूबसूरत तो है ही, प्लस इसमें यहाँ पे अल्कंटारा की फिनिशेस भी दी गई हैं जो कि आपको ग्रिप काफी अच्छा करती हैं। फिर ये सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं। यस, सेडान में वेंटिलेटेड सीट्स बहुत कम गाड़ियों में आती हैं, इसने ऑफर की हैं। और फिर ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं और ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी आता है। सेम यही लेदर इसका डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स में भी अल्कंटारा आता है। विंडोज पे चारों ही सिंगल टैप वाली हैं और साइड मिरर ऑब्वियसली रिट्रैक्टेबल हैं। रूफ लाइनर भी इसका लुक्स के लिहाज से खूबसूरत तो है ही लेकिन ये काफी हद तक ये भी टेस्ला से इंस्पायर्ड है। वैसे यहाँ फैब्रिक दिया गया है रूफ में इसके, वैसे ये ग्लास रूफ दी गई है जो कि ओपन नहीं होती और इसकी फील काफी हद तक टेस्ला या ई-ट्रॉन से मिलती जुलती है। बाकी इस गाड़ी के जो डोर्स हैं ये भी बॉर्डरलेस हैं और इसकी विंडोज का ग्लास भी यहाँ पे ऊपर जाके खत्म हो जाता है, ये एक अच्छी चीज है। और बाकी ये गाड़ी एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करती है जो कि इसके इंटीरियर की फील को काफी खूबसूरत बनाती है। इन एम्बिएंट लाइट्स को आप काफ़ी सारे इफेक्ट्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, इनको आप ब्रीदिंग पर रख सकते हैं और या फिर म्यूजिक के साथ सिंक कर सकते हैं। ब्राइटनेस को आप इनकी कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसके अलावा कलर्स को भी RGB कलर्स में एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे पर यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है जो कि अगेन काफी ज़्यादा इल्यूमिनेट हुआ होता है। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे काफी स्पेशियस है। ना मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का इशू है ना ही हेडरूम का। फिर इसमें रूम है भी यहाँ पे काफी लग्जरियस। फ्रंट हेडरेस्ट के पीछे यहाँ पे दीपाल का लोगो दिया गया है और इसके अलावा सेंटर में ये क्लाइमेट कंट्रोल की अलग से एक जोन दी गई है और ये भी काफी खूबसूरत है। ये है भी टच सेंसिटिव, इसको मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे ये एयर वेंट एक ही दिया गया है। बाकी यहाँ पावर आउटलेट भी दिए गए हैं नीचे C2C वाले। सेंटर कंसोल भी आता है जो कि एक अच्छी चीज है। और इसके अलावा इसमें ये प्रॉपर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है। सीट्स इसमें काफी सॉफ्ट और लग्जरियस हैं। इनमें ISOFIX के पोर्ट भी आते हैं। 3 सीट बेल्ट ऑफर करती है ये और रेयर पैसेंजर्स के लिए कर्टन एयरबैग्स भी आते हैं। ऊपर यहाँ पे क्योंकि ये ग्लास है पूरा तो इसकी लाइट्स कैबिन की यहाँ पे मूव कर दी गई हैं और ये लाइट्स भी काफी लग्जरियस हैं। इनको आप ऑन और ऑफ टच से कर सकते हैं, बैक पे भी और फ्रंट पे भी। इसके अलावा बाकी यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है। साउंड सिस्टम यहाँ पे भी सोनी का ही है और कहीं पे भी चीप आउट नहीं किया गया। सारे मटेरियल्स वैसे ही हैं जैसा कि फ्रंट पे आते हैं, वरना यूजुअली कोरियन कार्स बैक पे आके चीप आउट कर जाती हैं।
इसका पेसेंटर में फ्लोर बेड भी फ्लैट है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन भी इजीली बैठ सकता है। और जहां तक बात है इस गाड़ी की अंडर द हुड सिचुएशन की, तो ये गाड़ी क्योंकि ईवी है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, लेकिन इसमें 1.5 वाला इंजन भी आता है जो कि इसकी बैटरीज को चार्ज करता है और इसकी रेंज को एक्सटेंड करता है। खैर जहां तक बात है इस गाड़ी की, तो ये ईवी है, प्योर ईवी, और ये 66.8 किलोवाट की बैटरी पैक ऑफर करती है। एक चार्ज में ये गाड़ी तकरीबन 540 किलोमीटर चल सकती है, जो ये कंपनी क्लेम करती है। और मीटर पे देख के मुझे आइडिया हो रहा है कि ये गाड़ी 500 तो आराम से कर ही लेगी, क्योंकि अब ये गाड़ी 42% पे है और इसकी रेंज तकरीबन 230 किलोमीटर आ रही है। तो जब ये 100% होगी तो ये 500 या 500 के आसपास इजीली देगी। खैर बाकी जहां तक बात है पावर की, तो ये गाड़ी 258 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक ह्यूज फिगर है साइज की गाड़ी के लिहाज से। सिविक R50 कैटेगरी में बहुत तेज कंसीडर की जाती है, बट वो गाड़ी भी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, तो ये 258 प्रोड्यूस करती है। और सोनाटा N9 जो कि इंसेनली फास्ट समझी जाती है, वो गाड़ी 290 के आसपास है। और सोनाटा फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये गाड़ी सारी पावर डालती है रेयर व्हील्स पे, तो इस पे आप टेल कर सकते हैं। इतनी सारी हॉर्स पावर होने का आप इसमें से फायदा उठा सकते हैं। सोनाटा में इतनी सारी पावर का कोई खास यूज है नहीं। बाकी इसके अलावा इंजन बेस का काफी नीटली पैक्ड है, क्योंकि यहाँ पे इंजन नहीं है और यहाँ पे भी एक फ्रंक दिया गया है, यानी कि फ्रंट ट्रंक। और जहां तक बात है इसके टॉर्क की, तो ये 320 न्यूटन ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। मेंटेनेंस वाला पार्ट कोई खास इसमें है ही नहीं। मेंटेनेंस में इसकी सबसे मेन चीज आती है वो है इसके टायर्स, ब्रेक्स और इसके अलावा ये वाइपर वगैरह। बाकी इस गाड़ी में कुछ रिप्लेस नहीं होता। बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, तो ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज है। हालांकि कोई ऐसी जगह है नहीं कि बहुत ज्यादा ओपन हो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं खास, बट स्टिल कंपनी ने यहाँ पे चीप आउट नहीं किया। अंदर यहाँ पे इंसुलेशन भी दी गई है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। इसमें जो इंजन वाला वर्जन आता है वो हीट प्रोड्यूस करता है और उसके लिए मेरे ख्याल से ये एरिया रखा गया है, वरना जिन गाड़ियों में फ्रंक होती है उनमें ये चीज आपको देखने को नहीं मिलती। बेशक वो गाड़ी जितनी मर्जी महंगी क्यों ना हो, टाइकन में भी नहीं आता, ई-ट्रॉन GT में भी नहीं आता। और जहां तक बात है इसके टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज है 245, 45 और 19, जो कि मैसिव टायर है। टायर्स में GT कंट्रोल है, जो कि मोस्टली चाइनीज कार्स में आता है, और रिम की लुक्स मेरे ख्याल से इसकी बहुत खूबसूरत है। फिर यहाँ पे ये एयरोडायनामिक्स के लिए डक्ट्स भी दी गई हैं, जो कि इसकी ऑब्वियसली एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती हैं। और इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सब आता है। बट ये गाड़ी फ्रंट व्हील पे नहीं बल्कि रेयर व्हील पे चलती है, और ये मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त चीज है। बाकी इसमें फेंडर फ्लेयर्स दी गई हैं, जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।